अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? ऑब्वियसली क्यों ना होंगे। पीएसएल का जो खूबसूरत मेला है वो लाहौर में सजा हुआ है और चाहे शायकीन क्रिकेट जो है वो मैदानों का रुख नहीं कर पा रहे, मगर टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ना अपनी नज़रें जमा के बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि पिछले दिनों ही कराची और लाहौर का जो भी मैच हुआ है उसने एक तरफ से ना सेंसेशनल मचा दी हुई है। वो इस तरह कि एक तो वो जो 5 रन्स की जो पेनल्टी पड़ी है और जो बॉल टेम्परिंग का जो मुअम्मा हुआ है उस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं थोड़ा सा अपडेट करूं तो लाहौर कलंदर ने पहले टॉस जीतकर जो है बैटिंग का फैसला किया, लेकिन जो बैटिंग लाइन है आपको पता ही है कभी क्योंकि हमेशा से ही लाहौर कलंदर्स अनप्रेडिक्टेबल्स रहे हुए हैं तो फ्लॉप कर गई और फिर जो है कराची किंग्स को जो है वो बर्तरी हासिल हुई है और पूरी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 128 रन जो है तक महदूद रही है। और कराची किंग्स की अगर बात करें तो कराची किंग्स के बॉलर मोइन अली और मीर हमजा और एडम अम्पा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मैच का रुख जो है अपनी टीम की तरफ पलट दिया और हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स भी आसानी से हार नहीं मानी, मगर मोहम्मद वसीम की ज़बरदस्त किस्म की जो परफॉर्मेंस आपने देखी है, उन्होंने जिस वक्त बैटिंग की है वो उसकी टीम की बदौलत जो है आखिरी ओवर में हदफ उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये तो था मैच का सिनॉप्सिस, मगर इस पे जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पे हम बात करेंगे। और पीएसएल हो और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां जो है आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता ही है, क्रिकेट एनालिस्ट है और हमारे शोज़ में पहले भी वो हमारे साथ उन्होंने डिफरेंट शोज़ किए हैं स्पोर्ट्स के। तो हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। अच्छा हाफिज़, कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही है, पार्ट ऑफ पीएसएल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़रूरी जो बात है जो ऑडियंस सुनना चाहती है, बॉल टेम्परिंग का, जिसने एक तरफ से कहते हैं एक नई बहस छेड़ दी है और एम्पायर ने स्पेशली जो है बॉल टेम्परिंग के हवाले से जो निशानदी की थी जिसके ऊपर जो 5 रन की पेनल्टी वो भी दी गई है, इस हवाले से आप क्या बात करेंगे? क्यों हुई है ये? देखिए, एक तो यह है कि ये अनफॉर्चुनेट है, इस किस्म के तनाज़ात क्रिकेट कहीं ना कहीं उससे उसका हुस्न बहना जाता है और मनफी खबरें कभी भी ठीक नहीं हुआ करती हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में जब आप 26 से शुरू किया और आज तक इसमें आप देखें नसीम शाह से लेकर अब तक एक से ज्यादा तनाज़ात ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी सलाहियतों के ऊपर और इसके साथ साथ खिलाड़ियों के अपने तर्ज अमल के ऊपर भी सवालात उठाए हैं। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है जिसका आपने भी जिक्र किया, इस बॉल टेम्परिंग का, अब देखना यह है कि जो समात होती है इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आ रही हैं वो तो यही है कि फखर जमान को चार्ज किया गया है, उन्होंने इस जुर्म की सेहत से इनकार किया है और उनका यह ख्याल है कि वो किसी किस्म की इस गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हुए हैं। वो ऐसे कवानीन जो क्रिकेट अखीरों को मुतासर करते हैं, फखर जमान ने इब्तदाई तौर पर तो उससे इनकार किया। मैच रेफरी आने वाले 24-48 घंटों में इस हवाले से मजीद समाअत करते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। सिकंदर रजा गुजरे दिन में उन्होंने बात की है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो आए थे तो उन्होंने भी अपने तौर पर, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तो उन्होंने भी इससे इनकार किया था कि वो इस किस्म की किसी भी किस्म की हरकत का हिस्सा नहीं है जिसमें गेंद के साथ छेड़छाड़ या उसकी हालत को बदलने का कोई भी अमल जो। अच्छा, इसमें हारिस रऊफ का भी नाम आया है, शाहीन शाह आफरीदी और फखर जमान, 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम जो हेडलाइंस बनी है। बिल्कुल, ये चूंकि वो एक विजुअल आ रहा है नजर जिसमें बॉल को उन्होंने कुछ हाथ उनके हाथ में था और उन्होंने उसको कुछ रगड़ा है या बनाया और उसके बाद उन्होंने हारिस रऊफ की तरफ फेंका है। अब क्या ये इशू है जो मसला इस वक्त हुआ है कि जब एक सेकंड में बॉल उन्होंने कुछ किया और हारिस रऊफ को वापस किया है, या उसके पीछे की कोई तारीख है? 2-3-4 ओवर्स का वक्त है जिसके अंदर बॉल के साथ कुछ हुआ है और उसके बाद अंपायर ने उस चीज को नोटिस किया और फिर 5 पेनल्टी के रन दिए हैं। ये जैसे जैसे इसकी तहकीकात होंगी, मैच रेफरी की समातें होंगी और फिर चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आएंगी, उस बारे में उस वक्त बात करना ज्यादा हकीकत के करीब तर होगा, बजाय इसके अब तो सिर्फ मफूजा या अंदाजे हैं। लेकिन 5 रन पेनल्टी के हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कन्विंस है मैच ऑफिशियल्स के बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। अब खिलाड़ी उस सिलसिले में क्या मौकफ इख्तियार करते हैं,
और क्या उनके मौकफ को तस्लीम किया जाता है या नहीं किया जाता, मैच रेफरी इस पर क्या एक्शन करता है और वो इस वाक़े को किस तरीके से अच्छा, अभी समेटता है, टीम ये देखना मैनेजमेंट होगा। की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। अब लाहौर कलंदर्स आपको पता है एक बड़ी वाज़ेह टीम है, उनके जो आपको पता है सीईओ जो हैं हमें सब उनके हमारे साथ भी वो काफ़ी शोज़ कर चुके हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई चीज़ इस वक्त सामने नहीं आई। और आपको पता है वो हमेशा से किसी भी छोटी सी चीज़ के ऊपर उनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ़ौरन सर्कुलेट हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाएगा कि इसके अंदर जो है मज़ीद तहकीकात होना चाहिए और होगी? देखिए 5 पेनल्टी के रन हुए, इसमें लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की बजाय अब तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की कवानीन है उन्होंने आना है, क्योंकि लीग हो रही है आईसीसी के कवानीन के मुताबिक और आईसीसी के कवानीन के तहत हो रही है। मैच रेफरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, मैच रेफरी आईसीसी का है और उसने आईसीसी के जितने कवानीन है उनके नफाज को यकीनी बनाना है। अब देखना यह है कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि किस अंदाज से ये तहकीकात आगे बढ़ती हैं और इसमें लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का अगर आप जिक्र करते हैं कि उन्होंने कुछ बोलना है, वो तो सिर्फ रद्द-ए-अमल दे सकते हैं या कोई वो भी देखना ही होगा कि वो रद्द-ए-अमल का इजहार रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं देते हैं। चूंकि ये मैच के दौरान का एक वाकया है जिसमें बराह रास्त आईसीसी के कवानीन है और खिलाड़ी टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, हारिस रऊफ है, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कैप्टन है, वो सिर्फ इस लीग का हिस्सा नहीं है, उनकी भी साख दाव पर है। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट के कैप्टन है, हारिस रऊफ और फखर जमान के पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के नुमाया खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। तो इसलिए ये कोई इतना मामूली वाकया नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि वो दब जाएगा या इसको ये कहा जाए कि कुछ गैर मामूली अंदाज में इसको दबाने की कोशिश की जाएगी या फिर इसको वो जो एक अमूमी रवैया है कि मिट्टी पाओ उस तरीके से आगे चला जाएगा। लेट गो विद द फ्लो और व्हाटएवर। हाँ, ये बिल्कुल जितना है ये इसकी ट्रू स्पिरिट में मैच रेफरी को भी लेना चाहिए और किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए और किसी को गैर जरूरी तौर पर रियायत भी नहीं देनी चाहिए। जो कवानीन कहते हैं उसके मुताबिक काम करना चाहिए। जी अच्छा, थोड़ा सा मैच के ऊपर बात कर लेते हैं एनालिसिस के हवाले से। पहले लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली हैदराबाद के अगेंस्ट तो इट वाज रियली गुड, मगर जहां कराची आई है एक स्ट्रॉन्ग टीम आई है, आर्च राइवल्स हैं दोनों लाहौर और कराची, उसके अगेंस्ट वो फिर लड़खड़ा गए। तो क्या समझते हैं उनकी टॉप ऑर्डर जो है वो फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर नहीं काम कर सका, बॉलिंग वाज गुड बाय शाहीन अफरीदी, हाउ आर यू बैलेंसिंग इट? देखिए लो स्कोरिंग मैच था और उसमें अगर इस 125-30 के 120-30 के मैच में अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप एक दो भी लग गए, एक पार्टनरशिप काफी होती है मैच को निकालने के लिए, एक आध बैट्समैन के रन अगर आ जाए तो मैच एक तरफ हो जाता है। अच्छी गेंदबाजी हुई और दोनों तरफ से, चूंकि लो स्कोरिंग मैच है आपको छोटे छोटे रन नजर आते हैं। अच्छा मुकाबला किया, चूंकि मैच एक ही जगह पर हो रहे हैं तो पिच उस तरीके से सम टाइम नहीं करता रिस्पॉन्ड, लेकिन एक बात यह है कि पाकिस्तान के जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी वैसी दिखाई नहीं दे रही है बैटिंग के शोबे में जैसी कि होनी चाहिए। फखर जमान को देख लें, पहले मैच में भी जो उनके रन्स थे वो 50 रन उन्होंने जरूर किए लेकिन वो उतने ज्यादा कंट्रोल में नहीं थे। कल भी वो बहुत जल्द आउट हो गए। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग अच्छी है, अब्दुल्ला शफीक कल भी बहुत ज्यादा लंबे रन नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ जो आखिरी ओवर था जिसमें 15 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ जब करने के लिए आए हैं तो वो ज्यादा बेहतर गेंदबाजी उनकी तरफ से होनी चाहिए थी। एक के बाद एक गलतियां उनकी दोहराई जाती हैं। ऐसे मौके जब भी आए हैं तो वो उस गेंदबाजी का मुजाहरा नहीं कर पाए, उस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाए जिस पर उनको करनी चाहिए थी। 9 रन इतनी आसानी से भी नहीं होने चाहिए थे आखिरी ओवर में, और ये भी देखना चाहिए था कि क्या जब उसके पहले 3 ओवर्स में इतने रन बन गए हैं और उबैद शाह का एक ओवर मौजूद है तो कप्तान को ये वाला थॉट भी लेना चाहिए था कि क्या उबैद बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल ज्यादा अच्छा करते हैं, निस्बतन बेहतर करते हैं, रन ही हुए ना, उबैद को भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम आपका एक यंग टैलेंट उसको भी मौका मिलता है अपनी सलाहियतों के इजहार का। अंडर प्रेशर जब आप जाते हैं तो आपकी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं और उसके साथ साथ न सिर्फ आपकी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं, आपके टेम्परामेंट का पता चलता है और आप अपने आप को तैयार करते हैं आने वाले क्रिकेट के लिए। तो लो स्कोरिंग मैच है और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से
पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स, जब हम लोकल प्लेयर्स की बात करते हैं तो वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है जिसकी हम तवक्को तो करते कह रहे हैं। हैं बिल्कुल। आपको शामिल की बारियां नजर आ जाएंगी और भी एक दो प्लेयर्स नजर आ जाएंगे, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्वालिटी बॉलिंग का आपको सामना करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर सवाल जरूर रहेगा। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी बात करते हैं मोइन अली की और मीर हमजा और एडम जंपा की, तो आपको क्या लगता है उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जंपा ने कल मतलब कुछ ऐसे बॉल भी थे कि जो बाउंड्री की तरफ जा सकते थे बट नहीं गए हैं, लेकिन जंपा तेज गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने तो कल बिल्कुल लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था उनकी गेंदबाजी का। जिस बॉल पर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, वो सही तरीके से उसको मिडल नहीं कर पाया, हालांकि बॉल थोड़ा पीछे पीछे गिरा था। तो जंपा ने मेरे ख्याल 11-12 रन दिए हैं या कुछ इतने रन हैं, बहुत किफायती गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। और इवन आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। हाँ, जो उन्होंने वही मतलब रन्स उनके उन्होंने नहीं दिए ना, और विकेटें भी ली, तो जो फर्क डाला उनकी गेंदबाजी ने, कलंदर्स उनके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दी। और मोइन अली ने इसी तरीके से जो उनका बॉल जहां पर उन्होंने आउट किया उसको, फखर जमान को, अगर आप उसको भी देखें तो कितनी अच्छी जगह पर उनका बॉल गिरा है और कितनी अच्छी जगह पर वो पड़ के बॉल बाहर को निकला है, पड़ के बॉल बाहर निकला और फिर कीपर ने उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया। तो ये नुमाया कैरेक्टर्स हैं दुनिया के। मोइन अली वो प्लेयर नहीं खेलते, लेकिन एडम जंपा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक अहम हिस्सा है। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की प्लेयर, बिल्कुल मुजाहरा किया, कलंदर्स के पास जवाब नहीं। अच्छा, मोहम्मद वसीम की इनिंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? आपके बैट्समैनों को क्या स्पिन खेलना आता है या नहीं आता है? अगर पिच थोड़ा सा मुश्किल है, अगर बॉल थोड़ा रुक कर आ रहा है, फंस कर आ रहा है, तो आपको उससे निकलने का रास्ता। अच्छा, आपने पिच की बात की है हाफिज, बिल्कुल पिच के ऊपर मैं आना चाह रही थी, बल्कि यू मेड मी श्योर कि मैं बात करूं इस हवाले से। आपको पता है लाहौर की पिच पहले किसी ज़माने में बड़ी अच्छी पिचेस में से थी, 200 प्लस बन जाता था, मगर इस वक्त लो स्कोरिंग पिच चल रही है। पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हम ये देख रहे हैं कि लाहौर की पिच उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। 160, 150, 170 मैक्स। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक ये, अब तो सारे मैचेस लाहौर में हो रहे हैं, तो पिच को रिकवर करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। कुछ मैचेस हुए हैं जिनमें रन ज्यादा भी गए हैं, तो पिच को भी रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। एक दूसरा ये है कि आपकी बैटिंग एबिलिटी क्या है, आपकी बैटिंग की सलाहियत क्या है। तो सारे का सारा सिर्फ पिच के ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये दोनों हिस्से जरूर हैं कि क्या पिच उतनी अच्छी बनी है T20 क्रिकेट के लिए, और क्या उसको रिकवर करने का टाइम मिला। जब एक पिच पे आप एक के बाद एक मैच खेलते चले जाएंगे, तो वो उसका भी रिएक्शन टाइम, जो रिएक्शन है वो बदलेगा। एक ये है। दूसरा ये, जैसा मैंने पहले किया है कि बैटिंग टैलेंट और बॉलिंग टैलेंट पाकिस्तान का वो उस तरह का नहीं है, उस मयार का नहीं है जो कि आजकल T20 क्रिकेट की जरूरत है, और जो पाकिस्तान का खासा हुआ करता था। ये इतनी मयारी क्रिकेट नहीं हो रही है इब्तदाई दिनों में, अगर उसका हम जिक्र करते हैं तो। कल भी हसन नवाज और शामिल हुसैन की बैटिंग को देख लें, वो 130 का स्ट्राइक रेट, 130-40 के दरमियान उनका स्ट्राइक रेट था, जो उन्होंने 41 और 40 बॉल, दोनों ने 40-41 बॉल खेले मिला के 8-9 ओवर्स वो खेल गए दोनों। तो अगर आप नहीं 14 ओवर, 14 ओवर्स, 41 बॉल पे और 40 बॉल पे, तो लगभग वो इतने ओवर्स खेल गए, 14 के करीब, 7-7 ओवर्स दोनों खेल गए। तो उनका स्ट्राइक रेट देख लें कि क्या है। और दूसरी तरफ आप देखें कि दुनिया में और जिस जिस जगह पर क्रिकेट हो रही है, वहां पर प्लेयर्स किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बॉलिंग में आपको बताऊं कि उतनी ज्यादा, अगर आप ये कहें ना कि बहुत मुश्किल बॉलर्स आपके पास आपको खेलने को मिल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्राइक रेट वो नहीं है। तो ये इसके दो पहलू हैं, बैटिंग टैलेंट और क्या पिच उसको रिकवर करने का टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें ना, आप 27 से 26 से शुरू करते हैं लीग, नसीम शाह का तनाजा आ जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आ जाता है, फिर ये बॉल टेम्परिंग का मामला आ जाता है, क्राउड आपका पहले ही नहीं है, क्राउड को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्राउड वहां पर जो आया हुआ है वो कौन लोग हैं। तो एक के बाद एक बुरी खबर या मनफी खबर तो पाकिस्तान क्रिकेट से आ रही है ना, जो कि आपके ओवरऑल इमेज को भी और आपके ब्रांड को भी कहीं असर करती है। ये नहीं है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये वाली सोच नहीं है। आपको अच्छी खबरें पाकिस्तान सुपर लीग से, क्रिकेट के नुक्ता निगाह से भी आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आनी चाहिए।
तो ये कमजोरियां नजर आ रही हैं आपको हर जगह पर, क्रिकेट के एतबार से भी, इंतजामी मामला के एतबार से इनको बेहतर होने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज, हमने बात की है बॉलर्स के हवाले से, पिच के हवाले से, कंट्रोवर्सीज के हवाले से तो हमने पहले शुरू में ही बात की, मगर हाउ अबाउट मोहम्मद वसीम की इनिंग बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने देखी थी, और इसके साथ मैच विनिंग, आपको लगता है ये इनिंग्स जो है वो साबित हुई हैं? देखिए बात यह है कि रन्स कम थे ना, और अगर आपको कोई 25, 30, 35 एक खिलाड़ी करता है, उसके साथ विकेटें भी गिरती रहती हैं, तो 8, 8, 10, 10, 12, 12 तो दूसरी साइड से भी ऐड होते हैं ना। तो जब आप 130, 150 के अंदर का टोटल कोई ले रहे हैं, उसको आपने चेज करना है, तो एक बैट्समैन अगर कुछ वक्त गुजार जाता है तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट तो, डिफरेंस तो क्रिएट करता है ना, ये अपनी टीम को मदद तो देता है कि वो वहां तक ले जाए। बावजूद इसके कि आप देखें कि उन्होंने जिस बैटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद आखिरी ओवर में 15 रन थे, और वो पेनल्टी के 5 रन ना 6 रन निकलते, तो वो फिर आप देखें कि वो रन किसी और जगह पर होते, तो वो कराची के लिए मुश्किल भी हो सकता था, मैच और मुश्किल हो सकता था अगर वो पेनल्टी के रन उसमें ना होते और पेनल्टी के रन ना पड़ते। तो डेफिनेटली जो 3 बॉलों पर खत्म हुआ है वो 5वें 6ठे तक मैच ने जाना था ना, ओवर उस मैच ने। सो अच्छी इनिंग्स है उनकी, मैच फिनिशिंग इनिंग्स के तौर पे सामने आए हैं। ही इज अ न्यू मैच फिनिशर, दैट्स अ गुड स्टार्ट। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैच फिनिशर मदीना, ऐसे ना कि वो थोड़ा सा खेल तो लेने दें। ठीक है, हमें अब करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए, प्लेयर्स हैं हमारे, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा हमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैच बावजूद इसके कि ना आप देखें कि 150 से कम वाला मैच है ना, उसके बावजूद जिसका बैटिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आखिरी ओवर में तो 15 रन पड़े हुए थे, बिल्कुल पड़े हुए 15 थे, रन उसके बावजूद आखिरी ओवर में पड़ा हुआ, तो अच्छी बैटिंग है। मतलब चूंकि उनकी टीम जीत गई है ना, उन्होंने मदद फराहम की है, उनकी बैटिंग काम आई है उनकी टीम के। अभी इब्तिदा है, देखिए जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी, परफॉर्मेंसेज आपको मुख्तलिफ मैचेस में किस तरह की नजर आती है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स को आप क्या मशवरा देते हैं? कुछ चेंजेस की ज़रूरत है टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से, कोई तब्दीलियां करना चाहिए, और अगले मैचेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबल्स तो वो हैं। मेरा ख्याल है कि अगर कुछ स्टेबल टीम नजर आती है तो वो निस्बतन कलंदर्स हैं। एक ये है, जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी ना, तो कॉम्बिनेशंस आपके बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी बैटिंग का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। मतलब है कि उतनी ज्यादा जान नजर नहीं आती बैटिंग में। उसकी वजह यह है कि फखर जमान उस बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद नईम, ये इनकी पैचेस में परफॉर्मेंसेज आती हैं, कंसिस्टेंसी इनकी नहीं रहती है। पिछले साल जो उन्होंने क्रिकेट खेली थी, इस मरतबा भी अगर आप उनको देखते हैं तो वो बिल्कुल वैसी क्रिकेट खेले, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बड़ा इन्हिसार रहेगा कि अगर वो लंबी बारियां करते हैं तो इनकी टीम आपको डिफरेंट नजर आएगी। उसके साथ इनके लेफ्टी बैटर जो कि बांग्लादेश के हैं, इमाम, वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं। हसीबुल्ला जिस जगह पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों मैचेस में उनके रन तो जरूर हैं, लेकिन वो रन ऐसे नहीं है कि जो आपके ड्रेसिंग रूम को थोड़ा कॉन्फिडेंस दें, या आपके दूसरे स्ट्राइक जो आपका पार्टनर बैटिंग आपके साथ कर रहा है उसको थोड़ा हौसला दे सकें। तो ये इश्यूज हैं बैटिंग के। अगर आप देखते हैं गुजरे बरसों में, तो इनको मिडिल में सैम बिलिंग्स है, इनके पास डैरिल मिचेल थे, कामरान गुलाम नीचे खेलते हुए दिखाई देते थे, फिर आप डेविड वीजा नजर आते थे, हैरी ब्रूक नजर आते थे। तो वो क्वालिटी अगर आप मानते हैं कि उस क्वालिटी के प्लेयर्स हैं इस मरतबा कलंदर्स की मिडिल ऑर्डर में, तो वो नहीं है। तो ये जो फर्क नजर आ रहा है, ये क्वालिटी का फर्क नजर आ रहा है, क्वालिटी का फर्क है। तो अब देखना ये है कि क्या हसीबुल्ला उस रोल को निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, लेकिन इमॉन रन्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा की बंदा है इस टीम में बैटिंग के, और अब्दुल्ला शफीक है, उसके गिर्द घूमेगी। और अगर अब्दुल्ला रन्स नहीं करते हैं ना, तो बाकियों के लिए मुश्किलात होंगी, और वो आपने देखा भी है कल के मैच में भी और उससे पहले भी। तो बैटिंग इनकी ऐसी है। जहां तक ताल्लुक बॉलिंग का है, शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ, उबैद शाह, उनके साथ सिकंदर रजा हैं, फिर मुस्तफीज हैं, ये जो टॉप बॉलर्स हैं ना वर्ल्ड क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको ये खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो देखना यह है कि ये क्या इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। फंसता है मैच तो कप्तान किस तरफ जाता है। हारिस रऊफ को थोड़ा अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो देना है, क्योंकि
ये जो आखिरी ओवर्स में उनकी कारकर्दगी है, डेथ especially ओवर्स आखिरी में ओवर वो में, हमेशा लास्ट से ही, ओवर में, हाँ बिल्कुल, आपको तो पता ही है वो उनको बहुत देखना रन है कि देते हैं। अगर आपने बॉल आगे करना है तो फील्डर आपने कहाँ पर लेना है, तो फील्ड तो प्लेसिंग, हाफिज, ये लाइन आज का लेंथ मसला तो नहीं है, ये तो देखने की हर जरूरत साल है। हम ये देखते हैं, लाहौर कलंदर और हारिस रऊफ और डेथ ओवर्स में आप रन ना दें। बेहतर देखें ना, अगर नईम की कारकर्दगी की बात है, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स जो कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ भी देख लें, आपको किसी के खेल में इंप्रूवमेंट नजर आता है? आपको लगेगा यार ये 2 साल पहले भी वैसे ही खेल रहा था, आज भी वैसे ही खेल रहा है। और फिर ये सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, ये समझते ही हैं कि शायद ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ये हर जगह पर इन्होंने फतह के झंडे गाड़े। उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की, तो हम्म। आपको लगेगा शायद पता नहीं ये कोई बहुत फातेह आलम है। कारकर्दगी हम्म। उसके बरक्स है, और ये इनका सिर्फ इनका कसूर नहीं है, ये टॉप लेवल से है। जब आपकी गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी आपको टॉप लेवल पर नजर आती है, तो वो नीचे आपको हर जगह पर उसके असरात नजर आते हैं। वो जो ऊपर बैठे हैं, क्रिकेट खराब हो रही है, अगर वो समझते नहीं, वो तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे लोग हैं वो ये समझेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जो खेल रहे होंगे ना वो कहेंगे यार ठीक है, फिर हम भी ठीक ही कर रहे हैं ना, हम भी ठीक ही कर रहे हैं। मतलब एक एक नसीम शाह वाला मामला था, उस पर जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया को करना चाहिए वो रिपोर्टर्स कर रहे हैं कि वो ये है भाई। लोग जो आपके नुमाया बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिकेट जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन आपके नुमाया जर्नलिस्ट है ना, क्योंकि हर कोई वीडियो बनाता है, वो रील का जमाना है, डिजिटल का, तो भाई जो आपके नुमाया जर्नलिस्ट है, आप डायरेक्टर मीडिया का और क्या काम है, वो उनको खुद फोन करके ब्रीफ कर सकता है, बता सकता है कि सर आप फैक्चुअली ये चीज गलत कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं, हकीकत ये है। तो वो उन्होंने रिपोर्टर्स की जिम्मेदारियां उन्होंने लगाई हैं, उन्होंने खुद भी अपने जिम्मे ले ली हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ चीजों को बेहतर भी करना है या नहीं करना, कम्युनिकेशन आपने करनी है या नहीं करनी है, आपने अपने क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है या नहीं करना। ये जो तनाजात आए हैं ना, क्या ये ऐसे ही है? क्या नहीं, ये इट्स आपके बिग ब्रांड बिग को बिग, ये मुतासर नहीं बहुत करते बड़ी हैं? चीज है वो बिल्कुल। वीडियो आपको तरह तरह से और सामने आपको आती पता है हैं, सबसे PCB के ज्यादा जो हेडलाइंस लगाई हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने लगाई है, सबसे ज्यादा जो आई थिंक। आप मुझे बताएं कि क्या ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, क्या ये आपकी नेकनामी में इजाफा करती हैं? देखें, इतराजात होते हैं, आप उनके साथ डील कैसे करते हैं। अब ये जो नसीम वाला मामला था, इसको बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं उन्होंने इसका इतना कबाड़ा किया है कि आप कहीं भी डिसिप्लिन की वायलेशन को नहीं कर सकते प्रमोट। क्रिकेटर्स पाकिस्तान में, वो जो सियासी सोच के लोग हैं, जो मखसूस सियासी सोच रखते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि डिसिप्लिन को अगर आप वायलेट करते हैं, आप उसको प्रमोट या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने हमेशा से किसी भी मामले में जो खिलाड़ी हैं, जो आपके नेशनल फ्लैग कैरियर होते हैं, वो किसी सियासी जमात के नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो आप हर किस्म की सियासी, आप हर किस्म की लिसानी सोच से बालातर होते हैं, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान का झंडा होता है। आपके पास किसी इलाके का, किसी रंग का, नस्ल का, सियासत का झंडा नहीं होता। तो पाकिस्तान के झंडे की जब आप बात करेंगे तो आपको पाकिस्तानियत को फरोग देने की बात करनी चाहिए। और अगर इसका एक हल ये था कि नसीम शाह के अकाउंट से हुआ ना, तो सबसे पहले तो उनको अपोलॉजी करनी चाहिए थी ना, माजरत करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका अकाउंट हुआ। और ये लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने सीएम पंजाब के खिलाफ बात किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर उन्होंने तनकीद बात की की, है, क्योंकि बिल्कुल। उसका होस्ट कौन था, वो पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर है नसीम शाह। तो खिलाड़ी किसी भी अंदाज में, अगर वो तो उन्होंने कह दिया ना कि हैक हुआ, तो उनको सबसे पहले अपोलॉजी करनी चाहिए थी कि ये मेरे अकाउंट से हुआ, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे। लेकिन जो तमाशा इसके ऊपर जो सियासी लोगों ने लगाया है या सियासी तज्जियाकारों ने लगाया है, उनको कुछ ख्याल करना चाहिए। और उसके साथ साथ बिल्कुल हाफिज, ऐसी बात है। और आपको पता है आपके प्लेयर्स को अपने स्किल सेट पे काम करना चाहिए, किसी चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपने खुद जिक्र फरमाया कि इसकी मनफी खबरें कहाँ कहाँ लग रही हैं। तो क्रिकेट आपके ये है कि आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हार रहे हैं, एसीसी के टूर्नामेंट्स में हार रहे हैं, बायलैटरल्स आप अभी बांग्लादेश के खिलाफ हार के आए हो। बंदा खुदा, जो सबसे बड़ी चीज है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट आपकी कहीं नजर नहीं आ रही, और क्रिकेट के नाम स्टेटमेंट नजर आ रही है। ये एक बिल्कुल क्या उसको कहते हैं, निहायत मतलब सतही और गैर मयारी गुफ्तगू आपको नजर आती है
जिसका खेल से कोई बिल्कुल लेना देना हाफिज, नहीं, आप खेल से जितने कोई लेना देना जज्बाती नहीं। हैं उतने हम भी जज्बाती हैं। दोनों के सेंटिमेंट्स, बल्कि पूरे अवाम के सेंटिमेंट्स एक जैसे ही होते हैं। थैंक यू सो मच हाफिज इमरान हमारे साथ आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे थे। डाइवोर्स ऑफ बॉल टेम्परिंग, कराची वर्सेस लाहौर का मैच था और 3 मेन की प्लेयर्स के नाम सामने आए हैं और तहकीकात अभी जारी है। नो ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज़ कन्फर्म्ड येट। और जो एक वीडियो सामने जो झलक रही है उससे कुछ चीज़ें सामने आ रही है, मगर येट इट हैज़ टू बी प्रूव कि ये तीनों जो प्लेयर्स जिनके नाम आ रहे हैं वो गिल्टी हैं या कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, PSL जो लीग है वो जारी है और मज़ीद आप सनसनी खेज़ मैचेस जो हैं वो ट्यूसडे से देखेंगे आप, क्योंकि ट्यूसडे को अगला मैच है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, स्पोर्ट्स की दुनिया से भी बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। जहां हमने देखा कि PSL की जो कंट्रोवर्सी है उसने एक तहलका मचाया है, वहां पाकिस्तानी एथलीट्स ने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। तो रिसेंटली पाकिस्तान के उभरते हुए फाइटर आगा कलीम ने वर्ल्ड हुए थाई चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए जो है वो 2 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स लिए हैं। और इसके साथ साथ 40 से ज़ायद ममालिक के माबैन सख्त मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। आगा कलीम ने इवेंट के दौरान इब्तदाई फाइट्स में बेहतरीन खेल पेश करते हुए मजबूत हरीफों को शिकस्त देकर जो है कजाकिस्तान के फाइटर के खिलाफ नुमाया कामयाबी भी हासिल की है। तो सच अ ग्रेट अचीवमेंट बाय आगा कलीम। और आगा कलीम साहब पहले भी हमारे शोज़ में आते रहे हैं। पहले उनको स्पॉन्सर्स का इशू था, उनको कोई स्पॉन्सर मिलता नहीं था जिसकी तरह से वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मगर ये जो थाईलैंड में चैंपियनशिप हुई है, इन्होंने जाकर जो है पाकिस्तान को एक बार ये कर दिखाया है कि पाकिस्तान जो है किसी से कम नहीं है। तो आगा कलीम इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं और अभी अभी मुझे लगता है कि सो के भी उठे हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल अभी मैं सो के उठा हूँ, तो पूरा ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमारा उठने का होता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, ढेरों मुबारक, क्योंकि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इसमें 2 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, आपने इतने खूबसूरत मेडल समेटे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने थाईलैंड में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। 2023 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 2026 तक मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 इवेंट्स मैंने खेले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गोल्ड विन किए और 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल विन किए और 1 सिल्वर मेडल विन किया। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मरतबा प्रोफेशनल पार्टी विन किए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 इंटरनेशनल इवेंट खेली है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 8 गोल्ड है, 2 जो है ब्रॉन्ज है और 2 सिल्वर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगा, पहले आप, एक ज़माना था जब आप स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे, आपको स्पॉन्सर मिलता नहीं था, आप चाहते थे आप जाएं, आप जाके वो गेम खेलें, और आज जो है माशाल्लाह से इतने मेडल्स आप ढेरों ढेर जो है पाकिस्तान लेकर आए हैं। ये जो सफ़र था, ये जो ट्रांजिशन थी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो वाली ट्रांजिशन से ये वाला सफ़र? बिल्कुल, देखिए आज से पहले अगर देखा जाए 3 साल पहले आगा कलीम एक छोटा चाय होटल में काम करता था और लोगों ने सपोर्ट किया उसको। अगर मैं यहाँ बात करूंगा, एहसन अहमद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद वलीद अजीज भाई ने मुझे सपोर्ट किया। उसके अलावा अरसलान अहमद भाई जो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बढ़कर सर अली परवेज का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट के प्रमोट किया। और उसके अलावा जो मेरी कंपनी है टीम टैपमेट, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इससे पहले भी कई इवेंटों में सपोर्ट किया, जब भी मैं गया हूँ इवेंट्स के लिए, जहां भी गया मुझे सपोर्ट किया है। और इंटरनेशनल ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरपूर सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, इस मरतबा गवर्नमेंट ने खुद इन्वॉल्व हुआ है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, जो हमारी मेयर है मुर्तजा वहाब साहब, जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। मेयर साहब ने एक मैसेज पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, राबिया नूर को और नूरुल ऐन को, हम तीनों को भिजवाया थाईलैंड बैंकॉक, जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वतन को रिप्रेजेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां पर 40+ कंट्रीज आती है, वहां पर पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए मेडल्स विन किए। तो ये सब पॉसिबल हुआ मेयर मुर्तजा वहाब और जो केएमसी है उनकी वजह से पॉसिबल। अगर वो सपोर्ट ना करते तो इस इवेंट में हम नहीं जा पाते। अब देखिए मैम, हमारे 3 इवेंट्स और बैक टू बैक। अभी हमारा इवेंट है श्रीलंका में है, उसके बाद थाईलैंड में है, उसके बाद फिर यूके में है। इवेंट बहुत सारे हैं। अगर ये स्पॉन्सर का सपोर्ट नहीं होगा तो ये इवेंट्स पॉसिबल नहीं। आपको पता है जितना भी इवेंट्स होते हैं, हमें स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। अगर ये सपोर्ट ना आपकी करेंगे तो टिकटिंग होती है, बोर्डिंग होती है, लॉजिंग होती है, एक फीस होती है, बिल्कुल आपको देनी पड़ती है। अच्छा आगा, मुझे बताइएगा कि आपके साथ कितने पार्टिसिपेंट्स जो थे, वो इस वक्त एथलीट्स जो थे, वो पाकिस्तान से गए थे? जी, पाकिस्तान से 4 गर्ल्स गई थी
4 गर्ल्स, ठीक है, और एक मैं अकेला भाई जो है ना एक बॉय गया होता। अच्छा, जिसमें 4 कि लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एथलीट्स गई थी और एक आप थे, 5 लोग जी थे। जी वेरी 5 नाइस। लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन कारदगी पेश की हमारी गर्ल्स ने। इसमें राबिया नूर ने सिल्वर विन किया और उसके अलावा नूरुल ऐन ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया और कोमल जो हमारी लड़की थी फ्रॉम लाहौर उसने गोल्ड विन किया और जेनिफर रहमत उन्होंने भी सिल्वर मेडल विन किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुई थाई की बेहतरीन कारकर्दगी रही इस चैंपियनशिप में। जो हमारे कोच थे, मैनेजर थे, वो सैम भट्टी सर थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारी टीम को मोटिवेट किया और जो हमारे कोच थे इकरार खान टाइगर, ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमें मोटिवेशन दी। अगर ये मोटिवेशन ना देते जहां पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं इन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं अपने कोच का इतना शुक्र अदा करूं सर इकरार खान टाइगर का कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। इससे पहले पूरे मुझे 1 साल लगातार ट्रेनिंग कराई है मुay थाई की। मुझे राबी नूर को, नूर एन को, इस मुay थाई के लिए मैं ट्रेन किया। ये एक बड़ा डेंजरस गेम है, आप इनको चेक करें वर्ल्ड लेवल पर, इसमें एल्बोज अलाउ होती है, नी अलाउ होता है, बड़ा डेंजरस गेम है। अब मैंने एक गेम जो ना एक एल्बो स्ट्रेट मारी जिसकी वजह से वो यहाँ पर लगी, मुझे अच्छा, मुझे डिस्क्वालीफाई बताइए करना कि पड़ा। तो ये कैटेगरीज मतलब कौन कौन सी थी, किस किस कैटेगरी में आपने खेला? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैटेगरी में खेला है, 51 किलोग्राम में खेला है, 51 किलोग्राम में। और मेरा 51 वेट जो था वो 58 था, तो जाहिर सी बात है 7 किलो वेट कम करना और उसके बाद जो ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और इस 51 किलोग्राम में लगातार 10 कुछ डाइट पर रहना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी अच्छा हुई मुझे कलीम, कि ये मुझे बताइएगा कि कितने फेजेस होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स में कितनी फाइट्स होती हैं, किस किस तरह की फाइट्स होती हैं? बिल्कुल ये होता है इसमें 40 प्लस कंट्रीज आती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है इसमें नीज एल्बो सब अलाउ होती है। इसमें पूरी वर्ल्ड की जितनी भी वेट कैटेगरीज आती है, फॉर एग्जांपल अब मेरा वेट 51 किलोग्राम है। अब 51 किलोग्राम में अगर 10 फाइटर होंगे या 12 फाइटर होंगे, आपने फाइटें खेलनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से 3 फाइटें मैंने खेली थी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप 3-4 फाइटें खेलनी पड़ती है फुल चैंपियनशिप में। अच्छा ठीक है। तो कोई इंजरी तो नहीं हुई आपको? नहीं, मुझे इंजरी हुई है, मेरा एल्बो जो है पूरा सूज गया था। मैं आपको वीडियो भी बाद में दिखा दूंगा, पूरा एल्बो मेरा सूज गया था। तो इंजरीज होती रहती है, अगर जिसमें आप फाइट खेलो और इंजरीज ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपने मेडल जीता तो क्या आपके तासुरात थे? सबसे पहला कॉल आपने किसको किया? देखिए जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, मैं हमेशा अपना पाकिस्तान परचम और पाकिस्तान ट्रैक सूट हमेशा अपने पास रखता हूँ। और जब मैं विन करता हूँ तो मैं डायरेक्ट झुकता हूँ कि या अल्लाह पाक तूने इस वतन के लिए मुझे सिलेक्ट किया, इस यहाँ तक पहुंचाया, तो अल्लाह पाक आपने मुझसे इतना बड़ा काम किया, इस वतन के लिए मेडल्स विन किए। डायरेक्ट मैं सजदा करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अपने वालिदैन को कॉल्स करता हूँ और उसके बाद जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने मुझ पर इत्मीनाद किया, मैं उनको कॉल करता हूँ कि यार आप लोग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल विन किया। और बाकायदा वो लोग मुझसे बड़े खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि यार आपने माशाल्लाह बेहतरीन कारगिरी पेश की है। तो जहां पर पाकिस्तान का परचम होगा इंशाल्लाह वहां तक हम जाएंगे। और ये कान खोल कर सुन रहे तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, इंशाल्लाह जहां जहां हम जाएंगे उनको मुंह की मार देंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे वतन के पीछे बातें करेंगे उनको हम जवाब रिंग के अंदर देंगे, क्योंकि हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए हमारा वतन सबसे पहले है, उसके बाद हमारे लिए हमारी जो ना हमारी फैमिली है, हमारे खानदान है, हमारे बिल्कुल। दोस्त हैं। सबसे पहले मेरे लिए मेरा वतन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो चैलेंजेस तो होते ही हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, एडजस्टमेंट के चैलेंजेस या कोई ऐसी चीज जो कि आप बताना चाह रहे हो जो आपने फेस की हो? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम अभी मेरा फाइट हुआ था अगेंस्ट इसराइल, तो हमारी बड़ी फाइट से पहले बड़ी धक्का हुई थी। तो मुझे झमाटा भी मारा था फाइट से पहले फेस ऑफ में। तो उसको मैंने यही कहा इंशाल्लाह आई विल शो इन द रिंग। और फर्स्ट राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने नॉकआउट कर दिया टेक्निकली। तो उसको मैंने बताया दिस इज द रियल पावर ऑफ पाकिस्तान। और इससे पहले मैंने नॉकआउट किया था इंडिया को, जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था फाइट के लिए मई में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को मैंने सीधा पहले राउंड में नॉकआउट किया, क्योंकि इनको मैंने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे क्रिकेट में आप हमसे बेहतर होंगे, बाकी रियल जंग में और रिंग की जंग में और रिंग फाइट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे 1000 गुना बेहतर है। आप जब जब रिंग के अंदर आओगे इंडिया, हम आपको तब तब मारेंगे। हमने आपको हमेशा मारा है, हमेशा हमने आपको गिराया है, चाहे वो राइफल के जरिए हो, चाहे वो रिंग के अंदर हो। जब जब आप हमारे सामने आओगे इंशाल्लाह हम आपको तब आपको मारेंगे। बिल्कुल। ताकि ये कोई क्रिकेट नहीं है कि आप हमें हरा दोगे, ये रियल फाइट है, ये रियल रिंग है, हम आपको हमेशा यहाँ पर मारेंगे। और तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह एथलीट्स मुझे बहुत आगे इसराइल को हराया। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगला हदफ क्या है, क्या देख रहे हैं, और आपको किन मजीद मेडल्स और कहाँ कहाँ जीतने हैं? मैम अगर मैं अपने मेडल दिखा दूंगा ना, मेडल्स, तो आप परेशान हो जाओगे। मेरे पास इतने लखदार मेडल्स पड़े वाओ। हैं और मेरे पास 10 बेल्ट पड़े हुए, बेल्ट नहीं बेल्ट बेल्ट्स
मेरे पास 10 बेल्ट पड़े हुए हैं बेल्ट्स पड़े हुए हैं। और नेशनली इंटरनेशनली बेतादाद बेशुमार मेडल्स पड़े हुए हैं। तो ये सब बताना बड़ा आसान है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बहुत स्ट्रगल होती है, बड़ी ख्वारी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी चैंपियनशिप है वो इसमें है, श्रीलंका में है, जिसमें मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं कल आया हूँ, राइट मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। फिर उसके बाद थाईलैंड में, फिर उसके बाद यूके में। तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग हार्ड है और फाइट इजी है इंशाल्लाह, डोंट वरी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अब मेरे लिए जो मेरे ऑपोनेंट होंगे वो लोग मसले में होंगे। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आगा कि लोग आपको पहचानते हैं, अब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं कि ये तो वही है जिसने इतने मेडल जीते हैं? बिल्कुल, जब मैं अब यहाँ से घर से बाहर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं वो बॉक्सर वो आगा कलीम हो रहा, तो बड़ी खुशी होती है। लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आती है कि यार जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने स्ट्रगल किया अपने वतन के लिए, वो जाया नहीं हुई है और ना उसको जाया होने दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब भी मैं जाता हूँ बाहर, लोग मैंने तस्वीरें खिंचवाते हैं। और मैं आपको मैं कहानी सुनाऊंगा। अभी रिसेंटली मुझसे 2 महीने पहले वाकया मेरे साथ हुआ ना, तो वाकया ये हो कि 2 डकैत आकर जिन्होंने मुझे असले के जोर पर लूटा अपने क्लब के आगे। तो उन्होंने मुझसे मोबाइल्स लिए, मुझसे तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझसे जो मेरे इवेंट के पैसे थे, थाईलैंड के लिए जा रहा था, मैंने जमा किए थे पैसे 1.5 लाख रुपए, तो वो भी ले लिए थे। आप यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो एसएसपी साहब थे अपना डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के, उन्होंने अमजद शेख साहब, उन्होंने मुझे यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी करवा के दी। तो मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई, मतलब बड़ी खुशी हुई ना यार कि आपको एज अ स्पोर्ट्समैन आपको जो ना एज अ हीरो उन्होंने मुझे ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा काम था वो करवा के दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो इसके पीछे भी बहुत सारे लोग थे, ब्रिगेडियर साहब था, उनका मुझे नाम पता नहीं कौन है, कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेरी हेल्प, आपकी रिकवरी हो गई और आप इवेंट पे जा सके। अच्छा, पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में भी गए हैं, आपको लगता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ओलंपिक्स होगा? दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है। बिल्कुल मैंने कहा कि मैं हर टाइम तैयार हूं अपने ओपोनेंट्स के लिए, चैलेंज के लिए, हर मुश्किलात के लिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए स्पॉन्सरशिप, मुझे चाहिए डाइट, मैं जाऊं वहां खेलूं और अपने वतन के लिए मेडल ला सकूं। जहां भी होगा मेरी ख्वाहिश है कि मैं जहां भी जाऊं अपने वतन के लिए मेडल लाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं आऊं भी तो मैं परचम पे अपने लपेट कर इस वतन में आऊं, अपनी वतन के लिए कुर्बानी दे सकूं। मैं घबराता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं चाहता हूं अगर मुझे मौत भी आए तो रिंग के अंदर आए। थैंक यू सो मच आगा, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। आपके अंदर इतना इंथुजियाज्म है, इतना आपके अंदर वो पाकिस्तान से मोहब्बत है, इतना पेट्रियाटिज्म है। तो आई एम श्योर कि आप जो है मज़ीद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो जो कि पाकिस्तान के बेटे हैं और पाकिस्तान की बेटियां हैं जो कि वतन का नाम रोशन करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदी है, वो हमारे लिए हमारा असासा है और हम फ़ख्र करते हैं ऐसे तमाम बच्चों के ऊपर। तो मज़ीद देखना यह है कि आगा कलीम का सफ़र जो है कहाँ तक पहुँचता है। एक चाय के खोके का जो सफ़र था, चाय के ढाबे से जो सफ़र शुरू हुआ और आज वो इतने बड़े पाकिस्तान के एथलीट बन गए हैं, मगर उनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। इदारे जो देख रहे हैं, हुकूमत के एहलकार जो देख रहे हैं, जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें, और जो फेडरेशन के हवाले से भी जो लोग हैं वो जितनी हेल्प कर सकते हैं वो भी करें, क्योंकि ये कौम का सासा है और इनको कभी रायगा नहीं जाने देंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। पहले डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है वो पास हुआ, जिसके ऊपर बहुत चीज़ें सामने आई है, मगर रिसेंटली ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू ख़वातीन के माली हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये फ़ैसला किया गया है कि शादी के दौरान बनने वाले असासों में जो है बीवी का हक़ तस्लीम किया जा सकता है। इवन कोई शेड प्रॉपर्टी हो या कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ हो, उसमें बीवी का हक होगा। और इसकी जो शराकतदारी ये भी सामने आई है कि इसके साथ साथ निकाहनामे में भी ऐसी शराइत जो है वो शामिल की जा सकती हैं जिनके तहत शौहर की जायदाद के हवाले से मखसूस हालात में बीवी के साथ तकसीम होगी। तो आज हम इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे, एड्रेस भी करेंगे कि इसमें मज़ीद कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन सी शराइत जो हैं वो सामने आई हैं। और हमारे साथ मौजूद है वकास अब्रेज़ खान, माहिर कानून जो हैं, ही इज़ अ बैरिस्टर टू। तो आई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा वकास साहब, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट,
पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि बीवी को घूरा जाएगा तो उस पर भी पेनल्टी पड़ेगी और उसके बाद पनिशमेंट्स भी हैं। इसके साथ ऊंची आवाज़ बात की जाएगी या मेंटल टॉर्चर दिया जाएगा, फिजिकल टॉर्चर दिया जाएगा। मगर ये जायदाद के हवाले से क्या ये बात सामने आई है? मुझे आप थोड़ा सा इसमें एलैबोरेट करके बताएं कि क्या कहा गया है। देखिए जी, हम ये देखते थे कि हमारा पाकिस्तान के अंदर जो शादी ब्याह से रिलेटेड कल्चर था, कस्टम से रसूम रवाजात थे, वो ये कि 25-30 साल का टर्नओवर गुजारने के बाद मियाँ बीवी जो है निकाह के रिश्ते में बंधने के बावजूद भी बीवी जो थी अगर 20-25-30 साल बाद समझती थी कि हदूद अल्लाह के अंदर वो निबाह करने से कासिर है या हामिद उसका नान नफका पूरा नहीं करता या बच्चों के अखराजात पूरा नहीं करता या उसको खर्चा नहीं देता, तो अगर वो कोर्ट से रजू करती है या घरेलू चपलिश के बावजूद या तशद्दुद के बावजूद वो कोर्ट से रजू करती है कि मुझे फुला दे दिया जाए, मैं तुमसे ये निकाह करना चाहती हूँ, तो ऐसी सूरत में जो हक महर था वो भी नहीं अदा किया जाता था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हुला के केसेस में पे की जाती है वो हक महर है कि औरत को वो अबेंडन करना पड़ता है, वो गिव अप करना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इसमें एक दर्जे जो है हक महर से भी आगे आके कोर्ट ने बात की। उसने कहा हक महर तो बीवी का वैसे ही हक है, इसके अलावा जो सामान जहेज की वापसी है। हम अक्सर ये देखते थे हमारी जो फैमिली लाइफ के अंदर जितने भी केसेस आते थे फैमिली कोर्ट से रिलेटेड, इसमें होता ये था कि एक खातून, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं मिसाल देके समझाता हूँ कि 2015 में उसकी शादी हुई और 2025 में उसने केस फाइल किया सामान जहेज की वापसी के मेरा हुला हो चुका है और मेरा सामान जहेज वापस किया जाए। उस वक्त चूंकि 10 साल तक वो सामान जहेज इस्तेमाल हो चुका है, अब उसकी कीमत कम हो चुकी है, तो अगर वो 20 लाख का सामान जहेज लिखती है तो अदालत उसकी डिग्री करती है 4 लाख 5 लाख। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक अगर वो उस वक्त 20 लाख की चीजें थी तो आज के तरीक के मुताबिक या आज के टाइम के मुताबिक वो 40 लाख रुपए की चीजें हैं। लिहाजा आप 20 लाख का तयन कर 5 लाख करने की बजाय आप मार्केट वैल्यू में इसका तयन करें और जजेस के पास भी एप्लीकेशन मौजूद है, रीडर्स के पास भी मौजूद है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से इसका तयन करें कि सामान जहेज जो उसके पास मौजूद है, जो उसने लिखा है अपनी लिस्ट के ऊपर, उसकी क्या मालियत है। लिहाजा उसके मुताबिक जो है उसको पैसे दिए जाए, ना कि 20 लाख उसने लिखा था उसे 5 लाख दिए जाए, बल्कि मौजूदा कीमत के मुताबिक तयन किया जाए। अगर 50 लाख है तो शायद उसका 15 या 20 लाख बनता है। लिहाजा औरत के साथ ज्यादती ना की जाए। नंबर अच्छा, ये चीज जो है तलाक के ऊपर है जी। इन केस ऑफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर की गई, उसमें ये कहा गया कि मियां बीवी जब एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और मिलजुल के वो घर चलाते हैं, 25 साल अगर खतून भी मर्द के साथ या 20 साल एफर्ट करती है तो 20 साल गुजरने के बाद जब उसे तलाक दे देता है तो वो तमाम घर के मामला जो वो इकट्ठे चलाते थे, अगर उन्होंने घर बनाया, अगर शोहर ने पैसे कमाए या बीवी ने भी पैसे कमाए, दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी बनाई, तो वो प्रॉपर्टी अगर मर्द के नाम है, औरत का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, तो कानूनी तौर पे, इलाकी तौर पे, मॉरली, एथिकली वो प्रॉपर्टी के अंदर औरत को भी निस्फ हिस्सा दे। अगर एक मर्द ने 20-25 साल औरत के साथ शादी के बंधन में बंध कर अपने घर के सारे मामला चलाए, नज्म नस्र चलाए, घर बनाया जिसकी मौजूदा वैल्यू जो है वो 2 करोड़ या 3 करोड़ है, तो अगर वो उसे तलाक देता है तो उसके अंदर से भी उसको हिस्सा दे। लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है। आज से पहले अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर 73, 74, 75 सालों के अंदर जो हमारी फैमिली लॉज के हवाले से जूरिस्प्रूडेंस है, उसके अंदर किसी भी अदालती नजीर के अंदर फैसले के अंदर इस तरह की बात नहीं की गई। लेकिन ये बड़ी हैरानगी और शंबे की बात है और उसमें खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फैमिली लाइफ में और निकाह के हवाले से, तलाक के हवाले से जितने भी कवानीन था उसका धारा यकसा तौर पे बदल के रख दिया है। ये केस जो है वो रिवर्स कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये दोबारा से इसका फैसला किया। अच्छा, इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि दुल्हन को जो गिफ्ट मिलेंगे फ्रॉम बोथ ऑफ द फैमिलीज, वो भी दुल्हन के हिस्से में आएगा। जी देखिए, दुल्हन को तो जो भी गिफ्ट मिलते हैं, इस हवाले से आज से 6 माह कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि वो जो गिफ्ट जो खातून को मिलते हैं, जो बीवी कहलाती है निकाह के रिश्ते के बाद, वो खातून उसी की मलकियत है और वो उसी के हिस्से में आएंगे। और अगर हामिद जो है उसके साथ छेड़छाड़ी करता है तो उसको सजा भुगतनी पड़ सकती है। और इसमें बड़ी हंसी मजाक की गई थी,
तंज किए गए थे कि ये किस तरह का कानून है, और हमारी पूरी जो एक टिकटॉक कम्युनिटी है वहां पे भी इस चीज का बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि खातून के साथ अगर उसका खामन जो है अगर उसके गिफ्ट रख लेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उस खातून को उसके माँ बाप ने तोहफे दिए थे, वो गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, वो किसी किस्म की मटेरियल या टेंजिबल चीज हो सकती है, उसके रिश्तेदारों के जो गिफ्ट थे वो मोबाइल फोन हो सकता है, वो उसी की ही मलकियत है। अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी की जाएगी या उसका खामन जो है मिस अप्रोप्रिएट, तो उस हवाले से आज से 6 माह कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है। अच्छा, अक्सर ये लोग जो है फैसला मंगनी किया गया है, टूटती है या कोई निकाह टूटता है, शादी टूटती है, रुखसती नहीं होती, तो एक दूसरे को जो गोल्ड वगैरह देते हैं वो वापस लड़की के हवाले से वापस किया जाता है। तो क्या अब वो वापस होगा? अगर रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ है, लड़की से वापस डिमांड करें कि जो आपको गिफ्ट दिए थे जिसमें से कोई गोल्ड है, कोई हाई वैल्यूएबल चीज है, तो क्या वो वापस की जाएगी कि वो दुल्हन के हिस्से में आएगी? देखिए बिल्कुल दी जाएगी, ये 100% दी जाएगी। आज से 2.5 या 3 माह कबल एक केस सामने आया था जिसमें खातून ने कराची के अंदर अपने हमन से ये क्लेम कर दिया था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेडलॉक, शादी के दौरान मैंने अपने हमन को अपनी एक किडनी भी दी थी, लेकिन इसने मुझे तलाक दे दी, अब मेरी वो किडनी भी वापस दी की जाए। उस वक्त भी ये कहा गया था ये किस तरह का जो है वो केस फाइल कर दिया गया, ये बड़ा रिडिकुलस सा केस है कि किडनी कैसे वापस की जाएगी, वो जान से चला जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम होगी। लिहाजा यहाँ तक जो है वो केसेस कोर्ट ऑफ लॉ में देखने पड़ते हैं, फैमिली कोर्ट इस तरह के केसेस को एजुडिकेट करती है, इंटरटेन करती है। जो आपने बात की, ये तो बड़ा सादा सा फार्मूला है, ये तो चलता आ रहा है हमारी 25, 30, 50 साल की प्रैक्टिस के अंदर, कस्टम्स के अंदर, ट्रेडिशंस के अंदर, कि अगर शादी टूट जाती है या मंगनी टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, निकाह टूट जाता है, रुखसती के बगैर ही निकाह टूट जाता है, तो उसमें भी खामंद और उसकी फैमिली के ऊपर मुकम्मल तौर पर ये इनकम्बेंट है, लाज़िम मरजूम है कि वो तमाम तहाइफ जो लेन देन गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरी थी या किसी भी किस्म के कपड़े थे, जो भी चीजें तहाइफ दिए गए थे ऑन द केस ऑफ द कंसमेशन ऑफ मैरिज, वो तमाम चीजें उस खातून को वापस की जाए, चूंकि दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ। लिहाजा उस वेडलॉक के नतीजे में या मंगनी के नतीजे में या निकाह के नतीजे में जो चीजें ली गई थी वो वापस करेगी, और खातून के पास भी अगर उसकी चीजें हैं तो खातून भी वापस करेगी, ये कंसिडरेशन पे की जाएगी। अच्छा, निकाह नामे के ऊपर जो है जायदाद की तकसीम से मुतल्लिक शराइत शामिल करने की बात की गई है, जैसे कि आप अभी पहले भी बता रहे थे, तो ये निकाह नामे के ऊपर कोई बॉक्स होगा, क्या होगा, उसमें कैसे फिलिंग होगी, ताकि लोगों को पता लगे भाई निकाह नामे में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, और निकाह नामा अभी निकाह करने से पहले ही डिसाइड हो जाएगा? देखिए, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी निकाहनामा जो साइन किया जाता है, एक लड़की और लड़का दोनों निकाहनामे को साइन करते हैं, तो कॉलम नंबर 14 से लेके कॉलम नंबर 23 तक जरूर पढ़े। निकाहनामे के जो 25-26 कॉलम्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉलम्स हैं वो कॉलम नंबर 13-14 से लेके ऑनवर्ड 23 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम्स कंसीडर किए जाते हैं। इससे पहले बेसिक डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं। इन कॉलम्स के अंदर महर की रकम है, वो जो है वो कैसे अदा की जाएगी, महर कितना होगा, और इसके बाद इसके साथ साथ जो हक महर खामद अदा कर लिख रहा है, क्या वो उसकी जाती मलकियत है या अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से कुछ चीजें लिख के वो दे रहा है। अगर वो वालिदैन की प्रॉपर्टीज में से लिख के दे रहा है या खानदानी प्रॉपर्टी में, तो वो तो उसके तसर्रुफ में नहीं है, वो तो उसकी मलकियत में नहीं है, वो तो लिख के नहीं दे सकता। हमने बहुत सारे ऐसे मामला देखे जिसमें खवातीन ने जो है वो बतौर बीवी जब निकाहनामे को दस्तखत किए तो उसने वो चीजें भी दस्तखत कर दी जो उसके हामन की मलकियत में नहीं थी, जो मुश्तरका प्रॉपर्टी जो उसके वालिदैन की और उसकी, और लेटर ऑन वो जो है वो अपने हाथ उठा बैठा कि ये प्रॉपर्टी मेरी मलकियत नहीं थी, मैं गलती से लिख के दे बैठा। लिहाजा कोई भी हद हो, जो आपने बॉक्सेस की बात की, जब भी निकाहनामे को साइन करें तो निकाहनामा आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप एक जमीन का सौदा करने से पहले, ज्वेलरी खरीदने से पहले उनकी तमाम डिस्क्रिप्शंस चेक करते हैं, वारंटी गारंटी जो जो चीजें चेक करते हैं, वो जो 26 कॉलम्स है खातून की गारंटी है या वारंटी है, और उसके अंदर वो तमाम शराइत लिखी है। इवन कि अगर औरत ये समझती है कि मुझे तलाक तफवीज का इख्तियार दिया जाए तो उसके पास मौजूद है कॉलम, उसके अंदर वो चीजें नंसिएट न्यूमरेट कर सकती है। क्योंकि हमने देखा बहुत सी फैमिलीज के अंदर खवातीन के साथ इतना तशद्दुद किया जाता है, इतनी मारपीट की जाती है, इतनी गालम गलोच अज़ियत दी जाती है कि वो सावन को कहती है कि मुझे इस वेडलॉक से आजाद कर दे। अच्छा, वो तो डब्बा भी काट देते हैं ना, मुझे बॉक्स की बात कर रहे हैं आप, वो तो वैसे ही काट देते हैं।
बिल्कुल एग्जैक्टली वो बहुत से कौन सी columns काट अच्छा वो दिए कौन सा जाते हैं। कॉलम है, वो आपको कॉलम याद है, ताकि हम ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस को बता सकें कि अगर आप कोई निकाह करने जा रहा है या निकाह के रिश्ते में मुंसलिक हो रहा है या बंधन में बंध रहा है तो उसको उस कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। जी कॉलम नंबर 14 से लेके कॉलम नंबर 23 तक, इनमें से 4-5 कॉलम्स काट दिए जाते हैं। 14 से जो 23 तक, खातून की अगर कोई ठीक है। प्रॉपर्टी उसके नाम करनी है, अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम करनी है, कॉलम नंबर 14 से लेकर 16-17 तक ये जो 3-4 कॉलम्स है, ये वो हाने हैं जहां पे प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि ये प्रॉपर्टी इस खातून के नाम इस हक महर में मैं कर रहा हूँ, मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है। ये 4 कॉलम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और 20, 21, 22, 23 ये 3-4 कॉलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी निकाहनामे पे दस्तखत की जाए तो 4 कॉलम्स 13 से लेकर 17 तक और 20 से लेकर 23 तक ये खातून को जरूर देखने चाहिए, उस पर क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं ताकि ऑब्वियसली जो कोई रिश्ते में बंध रही उनको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे वकास मुझे ये बताइएगा कि ये तो इतने ज़्यादा एलैबोरेटेड बिल भी पास हो रहा है, पिटिशंस भी दायर हुई हैं, इससे अगर हम कल्चरली बात करें, सोशली बात करें तो कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, या आप समझते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को एरेडिकेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? आपको लगता है ऑब्वियसली निकाह इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर तो माशरे में एक तरीके से जो है इसका डाउनफॉल आएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे डाउनफॉल आएगा। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने 3-4 बार जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 जब पास किया गया था कि मर्द खतून को घूरेगा, खतून मर्द को घूरेगी, बच्चों के साथ तशद्दुद किया जाएगा, वो अगर बाप का कहरी मानेंगे या बाप सख्त रवैया रखेगा तो 3 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना। तो उस पर हमने अपने कंसर्न्स, अपनी रिजर्वेशन और सोसाइटी का जो ओपिनियन था वो सामने रखा, और उसमें हमें बहुत सारी रिजर्वेशन थी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ। आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। लेकिन ये जो कवानीन है, एक खातून एक मर्द के साथ 15-20 साल की जिंदगी गुजारती है, जिंदगी गुजारने के बाद उसके बच्चों का ख्याल रखती है, उनकी तरबियत करती है, घर का नज़्म नस्क चलाती है, वो अपनी इनकम से कुछ पैसे जमा करके कमेटियां डाल के अपने घर में चीजें लगाती है, अपने मामलात से जिंदगी चलाती है, और 15 साल गुजरने के बाद हामन जो है वो तलाक दे देता है और कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकलने वाली बात करो। कोर्ट ने ये कहा है कि 15-20-30 साल का जो आपने टर्नओवर गुजारा है उसके दरमियान जो असासे हामन ने बनाए हैं, डेफिनेटली औरत की भी उसमें 2 हैंडेड जो एफर्ट स्ट्रगल शामिल है। ये कहना कि अपने बोरिया बिस्तर उठाओ या अपने 2 कपड़े लो और यहाँ से निकल जाओ, ये कहीं किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। लिहाजा अगर 15-20-30 साल की रफाकत है, उसके बाद जो एसेट्स हैं जो हामन ने बनाए हैं उस शादी के बाद, उसमें उस औरत का भी हक है। अगर आप एथिकली देखें, मॉरली देखें, रिलीजियसली देखें तो बिल्कुल उस औरत का हक है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि खवातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। आप बड़ा हैरान होंगे ये चीज समझ जान के कि हमारा जो 250 साल पहला जो एक कानून मौजूद है 1860 से चलता है पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें एक औरत को पांव के नाम से लेकर सर के बाल तक हर तरह का तहफ्फुज दिया गया है, जो कि अंग्रेजों का कानून था। उसमें भी कहा गया अगर आप एक खातून की तरफ घूरते भी हैं तो सेक्शन 509 मौजूद है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, जिसकी 3 साल सजा थी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी फैमिली लाइफ के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जिसका आइन ये कहता है कि हमारे यहाँ पे इस्लामी तरीकाकार होगा, इस्लामी रसूम रवाजात होंगे और इस्लामी बाउंड्रीज के अंदर सारी चीजें चलेंगी, तो आई थिंक कि खवातीन का जितना ज्यादा तहफ्फुज, तकद्दुस, इज्जत और तकरीम इस्लाम देता शायद दुनिया का कोई मजहब ना देता हो। अच्छा, मैं फिर से आपसे फिर से एक चीज़ पूछूंगी। आपने बिल्कुल बात वाजे कर दी है और अच्छी बात है कि विमेन प्रोटेक्शन बिल्स जो हैं पास हो रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बात हो रही है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की गाइडलाइंस हैं जहां पूरी दुनिया में ख़वातीन को जो है वैल्यू किया जाता है। फिर भी वही वाली बात है ना कि निकाह जो है अगर हम कॉम्प्लिकेटेड बना दें इतना ज़्यादा, उसको तो एक आम बंदा नहीं चाहेगा कि बेहतर निकाह में क्या करना है। तो जिस तरह के अभी आपको पता है हाई कोर्ट ने एक नूर मुकद्दम केस के ऊपर एक बात की थी कि लिविंग रिलेशनशिप्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो आप इसको इससे डिफर कर सकते हैं कि लोग तो फिर कहेंगे कि निकाह करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों शादी करके इतना अपने लिए महाज खड़ा करूं। देखें, ये जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव है हिना, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल दी ऑन हेड। जो आपने जिस जाविये से बात की है कि एक मर्द अगर ये पहले से ही समझता है कि मैंने अपने माँ बाप का खर्चा, उनकी अद्वियात, उनकी सारी चीजें, छोटे बहन भाइयों के मामला सारे चलाने हैं, और मेरी ये 24-25 साल है, मैं 2-3 साल और प्रोफेशनली रगड़ा खाऊंगा, कुछ पैसे जमा करूंगा और इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद मैं शादी करूंगा, मेरे पास 30-40-50 लाख रुपए बैंक में हो, मेरे शादी पे ये राजा दो, उसके बावजूद भी वह समझेगा कि इस निकाह के रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है
कि मुझे निकाहनामे में ये भी चीज लिखनी पड़ेगी, मुझे ये भी कंसर्न्स को एंटरटेन करने पड़ेगा, ये भी रिजर्वेशंस को एंटरटेन करने पड़ेगा, तो शायद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए। लेकिन जिसने नेक नीति के साथ, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ ये रिश्ता चलाना है, मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो निकाह की स्पेशली इससे रिलेटेड है, इसका दारोमदार नीयत पे, अगर आप नेक नीयत है और आप जितना मर्जी मेहर अपनी बीवी को के दे सकते हैं, और अगर आपकी बदनीयती है तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए, रिजर्वेशंस होनी चाहिए, ताकि एक शख्स को ये पता हो कि अगर मैं ये वक्ती तौर पे निकाह करूंगा या खातून को जो है इसके बाद मैं उसकी तजलील करूंगा या उसके घर वालों को ठगूंगा, तो उसके जहानकुलू पे ये चीज जरूर अक्स करे कि मेरे निकाहनामा जो है सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता है, बल्कि एक औरत को उतना ही तहफ़्फ़ुज़ देता है, बिल्कुल अपनी फैमिली लाइफ में खड़ा करता है। थैंक यू सो मच वकास। और हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। आपने देखा जो कॉन्वर्सेशन है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि मुल्क की जो आधी आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है वैसी CM साहिबा जो है मरीम नवाज़ साहिबा बहुत काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पर जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है उसके बाद तो कहते हैं ना कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ना सिर्फ उन्होंने प्रोवाइड किया है, बल्कि ख़वातीन अपने आप को बड़ा महफूज समझती हैं। जिस तरीके से अब ख़वातीन जो हैं पहले FIRs नहीं लॉन्च कर सकती थी, अब जाके FIRs लॉन्च होती हैं, हरासमेंट केसेस के ऊपर जो है कंडेमिनेशन के साथ साथ जो है एक्शन लिया जा रहा है। और जो अब आपने देखा कि प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं या ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो कहते हैं ना कि गिफ्टिंग के इश्यूज़ हैं या शेड प्रॉपर्टी और शेड वैल्यू के इश्यूज़ हैं, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक मुल्की मसले पे बात कर रहे हैं। वैसे तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर मुल्की मसला ये है जो सेहत का है, जिसमें हर दूसरा बंदा अपने आप को ये समझता है कि हमें तो हाइपरटेंशन है। अब ये पता नहीं कि हाइपरटेंशन होती क्या है, बस स्ट्रेस लिया है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं और ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो कि हर दूसरे घर में जो है वो मौजूद हैं। अब मसला ये है कि ये जो खामोश कातिल जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ये कितना नुकसानदेह होता है, इसके कितने रेपोकशंस आते हैं, उन रेपोकशंस के साथ ये जानलेवा भी कभी कभार साबित हो जाता है। और इस चीज़ को इतना ईजी लेते लेते टाइम इतना गुजर जाता है कि जो चीज़ इतनी सी होती है वो इतनी बड़ी सामने आ जाती है। तो तकरीबन ये कहा जाता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन डायग्नोज्ड जिनको हाई ब्लड प्रेशर्स हैं। तो आज हमने सोचा कि हम हाई ब्लड प्रेशर्स पे बात करें। इट्स अ कॉमन डिजीज़, इट्स अ कॉमन इशू और जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ डॉक्टर अली सकलैन जो है नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हमेशा से ही हमारे शोज़ में आते रहे हैं एंड ही कैन टेल अस एंड इन्फॉर्म अस वेल कि हाइपरटेंशन होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का जो वर्ड है वो हमने सीख तो लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है और ये हम सब पे लागू कैसे होता है। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है और इंट्रोडक्शन में अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं। तो बात तो ये ठीक है, सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं, पाकिस्तान में बहुत कुछ लोगों को ऐसी बीमारियों या अल्फाज के बारे में आगाही है, यानी आगाही से मतलब यह कि मालूम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना कि सेहत को हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, हम उसको मानते ही नहीं हैं। तो हमारा चूँकि आज का टॉपिक बड़ा अहम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन लफ्ज़ से ही मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब कितने से बढ़ जाना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर आपका जो नॉर्मल है वो 120/80 से कम होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो किसी भी, अब दो ब्लड प्रेशर हम बताते हैं हमेशा, एक 120 ऊपर वाली रीडिंग है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 80 की बात आई है 80 की, वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये 120/80 से कम होना चाहिए। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर यानी कि 121, 22, 23, 24 जो भी रीडिंग आती है, और ये 129 के दरमियान, 121 से 129 के दरमियान ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका 80 ही है, तो इसको हम थोड़ा सा एक डिफाइन कर देते हैं कि प्री हाइपरटेंशन आप इसे कह लें, इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कह लें, यानी कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ऊपर है।
अब अगली स्टेज ये है कि वो स्टेज 1 है। स्टेज 1 कहाँ से शुरू होती है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर और 139 तक चला जाए तो ये स्टेज 1 ब्लड हाइपरटेंशन है। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 99 तक, यानी कि 90 का एक हिस्सा ठीक लगा है। लें, तो 130/90 से ऊपर 140 से कम, ओके ये आपका स्टेज 1 ब्लड प्रेशर हो गया। और अगर 140/90 से ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया है तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अच्छा, अब आप यहां से ये क्यों बताना जरूरी था, बड़ा अहम है समझना कि 130/80 ब्लड प्रेशर हो सकता है कि हमारे इस कमरे में बैठे हुए 2 लोगों का हो, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये ठीक है, बिल्कुल ये इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो हमने ये बता दिया है डेफिनेशन में कि ये ज्यादा है ब्लड प्रेशर। और अगर किसी का 140/90 निकल आता है जो कि बड़ा ही आम है तो वो तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। नुकसान तो अंदर आपका होगा। अब यहां से बात करता जाऊं कि 40 साल से ज्यादा उम्र के जो पाकिस्तानी हैं, हर तीसरा शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज है। और ये बहुत बड़ा डाटा है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के 40 साल से ऊपर की उम्र का हर तीसरा पाकिस्तानी ब्लड प्रेशर का हाई होने का मरीज है। पाकिस्तान में 50% 60% लोगों को तो पता ही नहीं है, जो आपने एक बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल किया है, खामोश कातिल। वो खामोश कातिल क्यों है? क्योंकि इसकी अलामात ही नहीं आती। शुरू में अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/80 है, उसको क्या अलामत आएगी? 140/90 के नीचे नीचे भी उसको कोई अलामत नहीं आनी, लेकिन वो स्टेज 2 वो डेंजरस है। वो डेंजरस है। आपके अंदर के जो बाकी अज़ा हैं वो उससे खाए जा रहे हैं। ये तो हो गई बात यहां तक कि इतने लोग हैं। अब आप देखें कि अगर किसी को पता है तो पाकिस्तान में ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की रेशो पता क्या है? सिर्फ 4% से लेकर 11% तक। यानी कि जिनको मालूम है कि वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उन्होंने कंट्रोल कैसे करना? और उनका कंट्रोल का लेवल सिर्फ 4 से 10% या 11% के दरमियान आता है। बाकी सब ऐसी बाकी अनकंट्रोल्ड हैं और उसी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये बहुत इस पे हुकूमत से लेकर, जिस तरह आज हम मीडिया टॉक कर रहे हैं, काम और होने हर की जरूरत शहरी है। की जिम्मेदारी है कि इस पे काम करना चाहिए। और ये जो बर्डन है, जिस तरह बाकी आगे हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं। अच्छा, एक हाइपरटेंशन, टेंशन, छोटी छोटी उम्रों के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर्स हाई हैं। मतलब कि उम्र अगर हम बात करते हैं फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स या 16 ऑनवर्ड्स जो हैं, कि कोई 20 बच्चा है या कोई हाइपरटेंशन जिसकी फैमिली में रन होता है तो ऑटोमेटिकली जेनेटिकली भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कैसे जो हम इसका सद्देबाब कर सकते हैं? बड़ा खूबसूरत आपने ये सवाल किया है कि जो यंग एज छोटे बच्चों में भी ये चीज़ आती है। यहीं पे मैं थोड़ा सा इस सवाल को ऐसे बता देता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, और उनमें से ही आपके सवाल पे आ जाऊँगा कि देखें, सबसे पहले तो अगर आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर है तो आप रिस्क पे आ जाते हैं, यानी फैमिलियल ख़ानदानी। दूसरे नंबर पर बहुत बड़ा फैक्टर है मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। तीसरे नंबर पर रिस्क फैक्टर में तंबाकू नोशी। चौथे नंबर पर बहुत एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़। पांचवें नंबर पर अगर आपको कोई गुर्दे की बीमारी है उसके साथ ब्लड प्रेशर आपको आ जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड प्रेशर आ जाता है। अगर आपकी उम्र 50 साल क्रॉस कर रही है तो तब भी ब्लड प्रेशर के आप रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। ये तो फैक्टर्स हैं। फिर अभी आपने अपने ही अल्फाज में ये बात की, और हम अक्सर देखते हैं कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस फैक्टर है, वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है। शहरों में जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरी ज़िंदगी है, ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू कि हमारे जो विलेजेस देहात हैं वहाँ की निस्बत यहाँ पर। अच्छा, आपकी जॉब का स्ट्रेस है, आपके ऊपर ओवरऑल इन्वायरमेंट का स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक लेवल आ जाता है कि जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये छोटी उम्र में ऐसा क्यों है। तो देखिए, हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं।
ब्लड प्रेशर के बढ़ने को। 90% वो लोग हैं कि जो इन सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ होंगे, कि कोई मोटापे का शिकार है, किसी को खानदानी, और बाज़ इसकी हमें वजह भी कोई प्राइमरीली इतनी कोई मालूम भी नहीं पड़ती। इसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। दूसरी जो 10 से 15% लोग हैं वो हैं कि वो किसी ना किसी बीमारी के मुतल्लिका। अब उसमें जो सबसे पहला फैक्टर हमें देखना चाहिए कि यंग एज में ख़ास तौर पर कि उनको कहीं कोई गुर्दों की बीमारी तो नहीं पहले से चल रही। तो किसी किस्म का भी किडनी की डिजीज़ का पेशेंट होगा, अगर उसको वो बचपन से चल रही है तो वो किसी इस अर्ली एज में आकर ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा। ठीक है। उसकी खून की नालियों में कोई पैदाइशी ऐसा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया इस उम्र में कि 17 साल के ओबीज लोग। अब मुझे एक बात बताएं ही ना कि 17 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ओबेसिटी, मोटापा कहां से आ गया? ये तो वो एज ही नहीं है कि यहां पर मोटापा होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में स्कूल के बच्चे मोटापे का शिकार क्यों हैं, ये यंग एज पॉपुलेशन मोटापे का शिकार क्यों है? दैट इज ओनली कि जी इनका बैड लाइफस्टाइल, फूड इनटेक। अब हम सारे के सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे सब फास्ट फूड पे स्विच हो चुके हैं। सब वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और खेल कूद हमारे स्कूलों कॉलेजों में खत्म हो चुका है। ग्राउंड्स आपकी डिसअपियर हो गई हैं। सारा काम कंप्यूटर, सिटिंग, फिजिकल एक्टिविटी खत्म। उससे क्या हुआ? डॉक्टर साहब हम यहीं से शुरू करेंगे। छोटी सी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर्स ने जो है हमारी ज़िंदगी को कितना जीर्ण बना दिया हुआ है। और डॉक्टर अली सकलैन, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि ओबेसिटी जो है कितना बड़ा फैक्टर है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर्स आजकल हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि फैक्टर्स तो आपने बताए हैं बच्चों के हवाले से भी, किडनी के इश्यूज़ हैं या किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग बड़े हैं जो कि अब हाइपरटेंशन से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, जिनको हाई ब्लड प्रेशर्स हो रहे हैं, तो उनके और कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं इसके साथ साथ? जी हिना, बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल है इस हवाले से कि अब लोगों को जब हमने बता दिया कि ये फैक्टर्स उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो फिर लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है, और जो मैंने एक बात की थी कि अगर लोगों को पता भी है और वो कंट्रोल करने में नाकाम हैं, तो उनकी सेहत के साथ बाकी हिस्सों के साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आप उसको कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं, तो जो दिल की बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पर दिल के पट्टे जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, दिल की पंपिंग कमज़ोर पड़ सकती है। तो आपको पहला कॉम्प्लिकेशन तो ज़हन में रखें कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ आप दिल के मसाइल का शिकार हुए, और दिल कितना अहम ऑर्गन है आपकी सेहत के लिए। दूसरा अहम हिस्सा गुर्दों का मुतासर होना। अब मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, हमारे ऑलमोस्ट किडनी के सारे पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे, जो कि दूसरी बड़ी वजह है दुनिया में गुर्दों के नकारा होने की, वो हाइपरटेंशन है। अक्सर आपके इस चैनल के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि सबसे पहली वजह गुर्दों के खराब होने की शुगर, और दूसरी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब आप ये देखें कि 40 साल की उम्र से ऊपर अगर हर तीसरा शख्स हाइपरटेंशन का शिकार है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो गुर्दों की बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। और यहाँ गुर्दों की बीमारी किसी भी और वजह से है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा अहम हिस्सा आपकी आंखों की बिनाई, क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन है ये खून की नालियों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो आपकी आंखों की जो सप्लाई है, वहां पे जो खून की नालियां वहां डैमेज होती हैं और आपकी बिनाई कमजोर पड़ जाती है। आगे आ जाएं, फॉलज के अटैक्स अक्सर आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में हम कॉमनली सुनते हैं, ओ जी उनको दिमाग की शरेयान फट गई, वो जी ब्रेन हैमरेज हो गया है, फॉलज का अटैक हो गया है। तो आप देखें कि वो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर वाले ही मरीज होंगे कि जिन्होंने हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं रखा। ब्लड प्रेशर जैसे ही एक रेंज से शूट कर जाता है तो खून की नालियां लीक हो जाती हैं, क्योंकि खून की नालियों में ही प्रेशर बढ़ा होता है, उसे ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब आप देखें दिल का, गुर्दों का मुतासर होना,
आपकी आंखों का मुतासर होना, आपको फालज के अटैक होना, ये कम है। कुछ चीज बचती क्या है पीछे। तो ये इतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर हम इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होगा और इसको चेक रखना होगा कि कहीं हम खामोश अच्छा, आपने कातिल कहा के खामोश उसमें कातिल, तो इसके गिरफ्तार कोई तो नहीं हो जाए। सिम्टम्स भी नहीं होते? कोई अच्छा। तो सिम्टम्स होंगे ना हाँ जी। इसके। अब हम इस पे आते हैं। देखें, आपका ब्लड प्रेशर, जिस तरह मैंने कहा था कि इस हाल में भी अगर किसी का 130/80 है तो उसको तो कोई अलामत नहीं होगी। इसकी अलामत उस वक्त आनी है कि जब एक अरसा तक आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और अब आपका जिस्म जो है, क्योंकि हमारे हर जिस्म में कुछ चीज़ें एडॉप्टेशन ऐसी हैं कि जो आपको ये अलामत नहीं आने देता। कोशिश ये जारी होती है कि आपका कोई भी फैक्टर, मसलन स्ट्रेस का फैक्टर है, तो बॉडी आपका साथ दे रही है कि ये जल्दी जल्दी स्ट्रेस से रिलीव हो जाए और आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। आपके नमक का इस्तेमाल इस वक्त बेदरेग हमारी कौम कर रही है, क्योंकि हर फास्ट फूड में सॉल्ट बेस्ड है सारी की सारी, और हम सारा वो खा रहे हैं। बॉडी फिर भी आपको टाइम दे रही है कि आप इन चीज़ों को कम कर लें, कंट्रोल कर लें। नहीं हम करते। जितने भी फैक्टर हमने गिने हैं, अगर आप उसमें नाकाम हो जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर 140/90 से ऊपर रहना शुरू हो जाता है, फिर क्या होगा? फिर आपके सर में दर्द का होना, ये अलामत आपको आएगी। आपको पाँव पे, टांगों पे सोज पड़ सकती है। आपका सांस का फूलना ये हो सकता है। दिल के ऊपर आपका बोझ पड़ सकता है। Palpitations ठीक शुरू है, हो सकती हैं। पैल्पिटेशंस हो गई। ये वो चीज़ें हैं कि ये उस वक्त आपको आनी है कि जब आप कुछ अरसे से इस चीज का शिकार अच्छा, होंगे। जिनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है वो भी ब्लड प्रेशर होता है? अच्छा, ये एक वजह उस स्ट्रेस सिचुएशन में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हार्ट का तेज होना, वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर हार्ट भी तो उसको कंट्रोल करने डॉक्टर साहब कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर इतना सीरियस नहीं जितना लो ब्लड प्रेशर सीरियस होता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, अब दोनों फैक्टर्स देखें ना, तो किसी के लिए भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हाइपरटेंशन भी डेंजरस हो सकती है और हाइपोटेंशन भी, जो कि लो ब्लड प्रेशर है। अब लो ब्लड प्रेशर में ना असल में अलामात थोड़ी जल्दी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप उसको अर्ली पिक कर लेते हैं। मसलन आपका ब्लड प्रेशर गिर गया, लो हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, क्या है, आपको पसीने आने शुरू हो गए, आपको घबराहट होनी शुरू हो गई, आप ऐसा है कि जिस तरह जिस्म ठंडा हो गया, तो फौरी आप सोचते हैं ना कि क्या हुआ है। तो लोग उस वक्त क्या करते हैं कि यहाँ तो कुछ चीज़ पी लेंगे, या हमारा एक कॉमन आम फहम बात है थोड़ी जी नमक वाली चीज़ पी लो, हालांकि ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया होता, लेकिन इसको सोचते हुए, और अगर वो चीज़ आप सही नहीं कर पाते तो चूंकि वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बन सकता है। मसलन उस वक्त अगर हार्ट अटैक हुआ है, उससे ब्लड प्रेशर गिर गया है, और अगर आपने उस पर भी तवज्जो नहीं की तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से ये आपकी डेथ की कॉज भी हो सकती है। इसी तरह आप इस तरफ आ जाएं कि जब ब्लड प्रेशर आपका 180 का लेवल क्रॉस करता है और आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे, या दवाई आपने मिस कर दी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ कि देखें, जिनको पता है कि हम हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, लोगों का पाकिस्तान में दवाई खाने की टाइमिंग ठीक नहीं है। सुबह आराम से 11 बजे को बंदा सो के उठता है तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर कहाँ पे पहुंचा होता है? वो दवाई जो उसने सुबह 7 बजे खानी है। मॉर्निंग डोज का कॉन्सेप्ट शुगर के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए और आम मरीजों के लिए पता क्या है? सुबह 7 से 8 बजे। अच्छा, तो अब हम उठते कितने बजे हैं? 11 बजे। दवाई कितने बजे खानी है? 12 बजे। तो 12 बजे मॉर्निंग टाइम तो नहीं है, वो तो दोपहर का टाइम शुरू हो गया है। इसलिए ये टाइमिंग, और दोपहर की दवाई का टाइम कौन सा है? 1 से 2 बजे। शाम की दवाई का टाइम कौन सा है? 7 से 8 बजे। अनदर एक आपको बहुत बड़ा फैक्टर और वजह इसकी मैं बताऊं, रात को पाकिस्तानी जो लाइफ स्टाइल है, इसमें 11-12 बजे तो आपके डिनर के टेबल सजते हैं। अब लंचिंग शुरू होती है। हम वहां पर हैवीएस्ट मील लेते हैं, जहां पे आप हर किस्म का ऑयल से भरा हुआ सालन, सॉल्ट से भरा हुआ सालन, या कोई भी आप फास्ट फूड ले लें। आप अक्सर देखें कि मैं हैरान होता हूं कि इर्द गिर्द आप गौर करें कि रात को 1 बजे 2 बजे फास्ट फूड की डिलीवरी का जो रेट है ना, वो ज्यादा है। लोग घरों में मंगवा रहे हैं। तो खुदा के लिए हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें एक इस्लामी तरीक़ाकार अपना लें, मेडिकल तरीक़ाकार अपना लें, और दोनों एक साथ चलते हैं।
दोनों में ये कहा गया है, अब इस्लामी रवायात भी ऐसी हैं कि मगरिब के बाद आप खाना खा लें और इशा के बाद आपका खाना पीना, और वो सिर्फ सोने के लिए टाइम है। मेडिकल साइंस भी आज इसी चीज को तरजीह दे रही है। तो अगर ये आपने लाइफस्टाइल में तब्दीलियां ना लेके आए तो ये हाइपरटेंशन आप खत्म नहीं कर सकेंगे। अगली लास्ट सेंटेंस मेरा ये है कि देखें, जब तक हम अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में नहीं लेके आएंगे, हर शहरी 1 घंटा वॉक करे, हर शहरी 1 घंटा वॉक करे, जिम करे, दूसरे नंबर पर नमक के इस्तेमाल को कम कर दे, खुदा ये तंबाकू नोशी को अपनी जिंदगी से निकाल दें, मोटापा जिनको है वो वजन कम कर लें, और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो खुदा के लिए टाइम पे दवाइयां खा लें, कंट्रोल कर लें, तो मैं कहता हूं कि ये बीमारी हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमें बड़ा ना सुनने को मिलता है कि तशखीस के टेस्ट बड़े महंगे हैं। तो ही ना, हाइपरटेंशन की तो तशखीस का कोई टेस्ट ही नहीं है। आपने करना सिर्फ क्या है कि सिर्फ आपने एक ब्लड प्रेशर चेक कराना है। ये कोई महंगी चीज नहीं है, मतलब ये सबसे सस्ता तरीन तशखीस है। ब्लड 50 रुपए में हो जाता है, 40 रुपए, और हो सकता है कोई 50 रुपए भी ना ले, फ्री हो जाता है। बिल्कुल। तो कम से कम आप साल में 1-2 दफा हर सेहतमंद करा ले, और जिनको पहले से मसले तो वक्तन फक्तन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अली सकलैन, नेफ्रोलॉजिस्ट, आज हमारे साथ थे। हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू पे एड्रेस किया है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर्स के हवाले से। तो आई एम श्योर आपको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पर जाके जी कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियोज़ देख भी सकते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।